हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं आपका महर्षि पाठशाला में। तो लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने आपके जो साइंस का सेकंड टर्म में आने वाला है 9th क्लास में, उसकी स्टार्टिंग हम कर चुके हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर यानी कि आपके सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर, बुक का जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वो स्टार्ट कर दिया था। आज हमारी ये उसकी सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आगे की बातें करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ लॉ देखे थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या था, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लॉ क्या था, डाल्टन्स ने क्या क्या बातें कही हैं, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एटम्स के अराउंड, एटम्स के बारे में बात करेंगे कि एटम्स क्या है, कैसे काम करता है, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को हमने बताया था कि महर्षि पाठशाला ने आप सभी के लिए उड़ान बैच 2022-23 की स्टार्टिंग की है, जिसमें आपको साइंस और मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमारे ये सेकंड लेक्चर होने वाला है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। चलिए तो सबसे पहले कुछ एटम्स के बारे में जानते हैं कि एटम्स क्या होता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है और किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको हमारा लास्ट लेक्चर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, अगर हम मैटर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और एक ऐसी लिमिट पे पहुंचता है जब इसको टूटना इम्पॉसिबल क्या है, अब आप उसको तोड़ नहीं सकते, और उसी को नाम क्या दिया था, एटम्स नाम दिया था। तो आई होप आपको याद होगा, और मैं फिर से कह रहा हूं अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया तो एक बार इसको देख लीजिए, आपके लिए आज का लेक्चर और आसान हो जाएगा। चलिए तो एटम्स के बारे में समझते हैं। तो एटम्स होता क्या है, तो अगर हम यहाँ सिंपल सा डिफाइन करें तो एटम्स की डेफिनेशन सिंपल सी कहती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी हमने पहले भी देखी, तो उनके बाद एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आती है जिसमें बताया गया हमें कि जो हमारा एटम्स होता है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा जिसको आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको किसी से कंपेयर करते हो ना, उससे भी छोटा है एटम, मतलब इतना छोटा कि आप इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, इतनी छोटी चीज को एटम्स कहा जाता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट मतलब बहुत ज्यादा ही छोटा, ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है एटम्स क्या है। एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और इतना स्मॉल है कि आप इसको एज्यूम भी नहीं कर सकते। आप किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते, कोई भी पावरफुल हो, मतलब इतना छोटा होता है कि बहुत ज्यादा टफ होता है इसको देख पाना। तो एटम्स की बहुत अच्छी नेचर है ये, एंड एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड हेंस कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब इतना छोटा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप ले लो तो उससे भी इसको देखना इम्पॉसिबल के बराबर होगा। तो बहुत छोटा पार्टिकल है एटम। तो आई होप एटम्स क्लियर हो चुका है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कुछ है तो वो एटम्स है। चलिए आगे समझते हैं एटम्स के बारे में कुछ। इसके बाद कुछ मॉडर्न डे सिंबल्स आते हैं एटम्स के, एलिमेंट्स के। मतलब जब आगे थ्योरी और चलते गई, नई नई डिस्कवरी हुई, तो हमको लगा कि हमको क्या करना चाहिए, हर एक एलिमेंट्स को कुछ सिंबल्स देना चाहिए जिससे उसको पहचानना आसान हो जाए। तो ये सिंबल्स की बात करो, सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे हमारे डाल्टन, जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम बताया कुछ सिंबल्स के बारे में कि एलिमेंट्स के सिंबल कैसे होने चाहिए, कैसे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली। तो उन सिंबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एमसीक्यू टाइप में, जिसमें आपको सिंबल्स दिए जाएंगे कुछ और उनके नाम पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से रखना है। तो काफी सारे सिंबल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये वाला जो सिंबल्स है सर्कल के अंदर डॉट, ये हाइड्रोजन का सिंबल्स है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा डॉट दिखता है आपको समझ जाना है कि हाइड्रोजन की बात चल रही है। फास्फोरस के लिए इस टाइप का सिंबल्स देखने को मिलता है। कॉपर के लिए सर्कल के अंदर सी आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड के लिए जी होता है इस टाइप का, तो ये आपको सिंबल्स याद रखने हैं। देन कार्बन के लिए पूरा सर्कल को डार्क कर दिया गया है, सल्फर के लिए अंदर प्लस का चिन्ह है। देन लेड के लिए एल लगा दिया गया है, प्लेटिना के लिए पी लगा दिया गया है सर्कल के अंदर। ऑक्सीजन के लिए एम्प्टी सर्कल होता है, पूरा खाली सर्कल होता है। आयरन के लिए सर्कल के अंदर आई होता है, सिल्वर के लिए एस होता है, और मरकरी के लिए सिर्फ ये डॉट इज होता है। ध्यान रखना इसमें और गोल्ड में सिंपल सा अंतर है कि गोल्ड के अंदर जी और इसमें जी नहीं है। ओके तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपको याद रखें। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में केवल उतना ही आएगा जितने आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ज्यादा अगर कहेंगे तो टाइम वेस्ट ना करें, केवल इन सिंबल्स को आप माइंड के अंदर रखें, ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया है। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको मॉडर्न डे में पहचानने के लिए डाल्टन से सबसे पहले ये बातें बताई। सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि किस तरीके से इनके सिंबल्स को हम पहचान सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है
इसके बाद हमारे पास आता है वर्जिलस। सबसे पहले व्यक्ति थे वर्जिलस जो हमारे सामने, जिन्होंने बताया है कि अगर हमें एटम्स, जितने भी हम एलिमेंट्स की बात करें, अगर उनको हमको कुछ शॉर्ट नेम भी देना हो, भाई जैसे हमने हाइड्रोजन को पूरा हाइड्रोजन तो नहीं लिख सकते ना, कुछ ऐसा शॉर्ट सिंबल्स बन जाए जिससे हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, इजीली उसको पहचान पाए, तो ये पर्सन थे वर्जिलस हमारे, वर्जिलस। इन्होंने सबसे पहले ये बात को डिफाइन किया था। क्या कहा इन्होंने, समझते जरा। तो वर्जिलस सजेस्ट दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर द नेम ऑफ द एलिमेंट। ये कहते हैं कि एलिमेंट्स के जो नाम है ना, आपको ना उसके शुरू के दो अक्षरों को ले लेना है। अगर उससे स्टार्टिंग के वन और टू नंबर्स को लेते हैं तो उससे आप उसका कंप्लीट उसको डिफाइन कर सकते हो, उसके सिंबल्स को आप डिफाइन कर सकते हो। तो जो भी कंप्लीट नाम है, जैसे हाइड्रोजन का कंप्लीट नाम है, या तो उसका एच ले लो या कोई भी स्टार्टिंग के वन और टू आप लेटर को ले सकते हो। फिर उन्होंने कुछ तरीके बताए जो आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल्स इज ऑलवेज रिटन इन ए कैपिटल लेटर। ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स का कोई भी सिंबल्स बना रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन में एच जो आप लोगे वो क्या होगा, कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल से नहीं, कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर अपर केस में। एंड देन सेकंड लेटर एज एन स्मॉल लेटर, सेकंड आपका स्मॉल लेटर में होगा। जैसे लिथियम के लिए आपने देखा होगा पहला एल कंप्लीट लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है, एंड देन स्मॉल लेटर आता है हमारा आई, फिर बनता है हमारा लिथियम। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। और नाम के लिए जो भी सिंबल्स आप बनाओगे वो फर्स्ट या सेकंड लेटर आप ले सकते हो, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और क्या बात बताई इन्होंने, जैसे कि एग्जाम्पल में दिए हुए हाइड्रोजन के लिए एच हो गया, एल्यूमिनियम के लिए एल हो गया, कोबाल्ट के लिए CO हो गया, तो इस तरीके से आप ले सकते हो, फर्स्ट कैपिटल देन स्मॉल, ठीक है। चलिए, कुछ हमारे सामने कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आते हैं जो लैटिन, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, उनको हम सिंबल्स को ना अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, इंडिया के अकॉर्डिंग। तो हमको लगता है जैसे सोडियम है, आपने सोडियम को देखा, सोडियम को Na लिखते हैं, तो वहाँ हमको दिक्कत होती है, पोटेशियम को K लिखते हैं, तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों है। तो वो कुछ अलग वर्ड्स के, उनके जो ओरिजिनल नेम है वो उनके ओरिजिनल लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज में, तो उनको वहाँ से हमने कॉपी किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि Fe, आयरन आई से स्टार्ट होता है, लेकिन उसको हमने सिंबल्स का दिया हुआ है Fe दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि आयरन का जो असली नाम है लैटिन लैंग्वेज में वो फेरम है, इसलिए हमने वहाँ से Fe को उठाया है। आयरन का सही नाम क्या है, फेरम, लैटिन वर्ड है, तो वहाँ से हमने इसको Fe वर्ड को उठाया है। देन सोडियम को अगर आप देखते हो तो सोडियम जो है, सोडियम उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है नाइट्रियम, सोडियम का सही नाम नाइट्रियम है, तो वहाँ से हमने Na को लाके सोडियम का जो भी सिंबल से वो बनाया। आई होप क्लियर हो चुका है। सेम ऐसे अगर पोटेशियम को देखो, पोटेशियम का सही नाम क्या है, कैलियम है, पोटेशियम का सही नाम कैलियम है, के से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको के से दिखाते हैं। तो पोटेशियम ओरिजिनल नाम नहीं है, ये तो हमने बाद में इसको इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ओरिजिनल नाम उसका क्या है, उसका ओरिजिनल नाम है कैलियम। सेम ऐसे सोडियम का नाम क्या है, नाइट्रियम, Fe का नाम क्या है, फेरम। क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से हमने ये जो भी हमारे एक्सेप्शन केस मान लो उनको नाम हमने दिया है। तो नाम किस तरीके से दिए जाते हैं वो सब वर्जिलस ने डिफाइंड किया, समझाया हमको, और उसके हिसाब से हमने सारे एलिमेंट्स के नाम रखे। जैसे चलिए इस टेबल को अगर आप देखो तो इस टेबल में आपको सबके नाम क्लियर होंगे क्या है। जैसे कि एल्यूमिनियम को हम Al से दर्शाते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड स्मॉल लेटर, ठीक है जी। आर्गन को Ar से दर्शाते हैं, फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल लेटर आपको रखना है। वेरियम को Ba से दर्शाते हैं, बोरोन को B से, ब्रोमियम को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से दर्शाते हैं हम, और क्लोरीन को Cl से दर्शाया जाता है। कोबाल्ट को CO से दर्शाते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल देन सेकंड स्मॉल लेटर में होगा हमारा। और इसी तरीके से सबके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। तो ये सिंबल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको सिर्फ इतने याद करने की जरूरत है, बाकी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे पास 118 है। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाते हो उसके अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, तो क्या 118 एलिमेंट्स आप याद करोगे, नहीं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ उतना आपके लिए बहुत है। तो स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो ये जो भी आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है ये सारे सिंबल्स आपके एनसीईआरटी के हैं, आपको सिर्फ इन सिंबल्स को याद रखना है कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि डाउट्स को कैसे पूछे, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में करिए और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को समझते हैं, एटॉमिक मास क्या है भाई। हम एटम को समझ चुके हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स को समझ चुके हैं, कैसे उनको दर्शाया जाता है, सारी बातें समझ चुके हैं। अब एक वर्ड हमारे पास आता है एटॉमिक मास। क्या है ये, एटम का मास क्या होता है, एटम की नई क्या प्रॉपर्टी है। तो अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो सिंपल सा डिफाइन किया गया है कि द मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड
एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का जो भी एटम है और उसका जो मास होगा ना, उसी को एटॉमिक मास कहा जाता है। तो एलिमेंट्स के एटम्स का जो भी मास होगा उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है, इसका हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो हिंदी वाले बच्चों को भी ध्यान में आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु का जो मास द्रव्यमान होता है उसको उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो मास की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन एटॉमिक मास की। अब कुछ एलिमेंट्स के ना मास हमको दिखाएंगे। अगर हम अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो हर एक एलिमेंट्स के मास दिए हुए हैं। ज़्यादा नहीं, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ आप इनको याद रखना। बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो वो आपको वहाँ पर गिवन देंगे, हिंट देंगे आपको कि किसका मास कितना है, वो आपको यूज़ करना है। फिलहाल तो इतने तो आपको याद होने चाहिए जितने टेबल में है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, तो आपको याद ही हो जाएगा ये तो। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 है, 23 एटॉमिक मास है सोडियम का, वो आपको ध्यान रखना है। देन मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का कितना है 40। तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम आपको दिए हुए हैं, एटॉमिक मास दिए हुए, ये आपको याद रखने कि इनका एटॉमिक मास क्या होगा। क्लियर है। तो उतना ही याद करना जितना इंसाइट है। फिर से करो, स्मार्ट वर्क ज्यादा करना, हार्ड वर्क के पीछे मत भागना है कि आप सोचोगे नहीं जी हम तो पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक मास याद कर लेंगे। किसी को याद नहीं हो पाते हैं तो इतना उसके पीछे भगने की जरूरत नहीं है, केवल उतना याद करो जितना आपकी इंसाइट में। क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ने के पीछे भागोगे तो जो आपके पास है, जितना आप गेन कर सकते हो रख सकते हो, वो भी नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा भगने की जरूरत नहीं है, उतना पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, जितना आपकी एंजाइटी कहती है। एक लिमिटेशन है एंजाइटी, उस लिमिट के अंदर है कि आपको पढ़ना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे समझते हैं। तो एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन। अब ये नया वर्ड आता है मॉलिक्यूल। क्या होता है भाई, देखो हमने सिंपल सा समझा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो मिलके एटम बना रहे हैं, क्योंकि एटम वही है जो सबसे लास्ट में जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते, वो एटम है। अब जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स कंबाइन, जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम से एलिमेंट बना दिया, वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उससे आगे के जो भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो हमको मिलाएंगे, मैटर बनेगा, वो सब हम देखेंगे आगे पदार्थ को। ठीक है। तो अभी वर्ड हमारे पास नया आने वाला है, दैट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, तो हमारे चैप्टर का नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एंड अणु। तो ये अणु है हमारे, ये मॉलिक्यूल है। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक जो भी एटम्स होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। 2 एंड मोर देन एटम्स विच आर केमिकली बाउंडेड विद ईच अदर, जो कि एक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर मैं कोई भी 2 एटम ले लूं, सपोज करो मैंने 2 ऑक्सीजन ले लिए, अब ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ के बनाते हैं O2। मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एक केमिकल बॉन्ड जुड़ता है तब जाके H2 बनता है। तो जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में मिलते हैं किसी बॉन्ड के द्वारा, उसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है आपको पता चल चुका, कैसे बनेगा मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे किसी बॉन्ड के द्वारा, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे, समझिए इस लाइन को। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया ना, एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बना। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मैटर, यानी कि पदार्थ का निर्माण होगा, मैटर बनेगा। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, मैटर का है, एक्सेप्ट एलिमेंट, एंड विच इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब मॉलिक्यूल एक ऐसा है जो अकेला, अगर इसको मैं सिंपल कम रूप में देखूं तभी के पूरे मैटर के बराबर की प्रॉपर्टी शो करेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपने एक बाल्टी पानी लिया, आपने क्या करा, अपने घर में बाल्टी पानी लिया और उस पानी में से आपने छोटा सा थोड़ा सा पानी चम्मच में कुछ में भी निकाला थोड़ा सा, क्या ये पानी उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, करेगा ना, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है वो भी करेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। H2O को देखो, H2O क्या होता है, वाटर होता है, और बहुत सारे H2 मिला दिए तब भी वाटर ही है। तो अगर एक यूनिट ले लो या बहुत सारे लो तब भी वो उसी की सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा। यही बात यहाँ पर कही गई है। H2 इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो प्रॉपर्टी वाटर की सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो गीला भी करेगा, वो फ्लो भी करेगा, सब कुछ करेगा ना। तो सेम यहीं पे बात करिए कि जो भी मॉलिक्यूल होता है वो मिलके एक मैटर बनाता है। और अगर हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल बात करते हैं स्मॉलेस्ट में निकाले, तब भी वो पूरे मैटर की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसकी खासियत है जो आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स का हम देखते हैं। एक हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें बोलते हैं हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो एक जैसे रूप में हमें को नजर आते हैं, और दूसरे होते हैं जिनको बोलते हैं हम हेटेरो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। हेटेरो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड बनाते हैं। अगर कंपाउंड बात करें, कंपाउंड क्या है, तो इसका दूसरा नाम कंपाउंड है हेटेरो एटॉमिक का। तो हेटेरो एटॉमिक क्या है, एक तरीके से कंपाउंड आप इसको कह सकते हो। चलिए होमोएटॉमिक का एग्जांपल समझते हैं। होमोएटॉमिक मतलब होता है कि कंटेनिंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब वो एटम्स जिसके अंदर सेम एलिमेंट जुड़े हो। मतलब यहाँ पर क्या है, कंटेनिंग एटम्स, कौन से एटम है जो सेम एलिमेंट्स बने हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, H2, HH के अंदर H2 कैसे बना, दोनों हाइड्रोजन आइटम है। O2 दोनों ऑक्सीजन आइटम है। O3 तीनों ऑक्सीजन आइटम है। मतलब जिसके अंदर सिमिलर एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है। जिसमें डिफरेंट एटम हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हो, तो वो क्या होगा, हेटेरोटॉमिक होगा। चलिए देखते हैं, कंटेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि वाटर, वाटर में एक हाइड्रोजन दिखा, आपको ऑक्सीजन दिखा, भाई दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो अलग अलग है ना, हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है। सेम अगर मैं CO2 गैस देखता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन, भाई कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, दोनों ने मिलकर CO2 गैस बनाई ना, तो इन्हें बोलते हैं हेटेरोटॉमिक। जैसे कि CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उन्हें बोलते हैं हेटेरोटॉमिक। और जिसमें एक जैसे एलिमेंट मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, सेम मॉलिक्यूल, उन्हें बोलते हैं हम होमोएटॉमिक। क्लियर हो गया है, सेम और डिफरेंट में अंतर होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द आता है हमारे पास, ओटमोसिटी क्या होता है। ओटमोसिटी क्या है, ये एक नया वर्ड है ओटमोसिटी, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। ओटमोसिटी क्या होता है, देखो हमारे जो आइटम है ना, हमको कई प्रकार से देखने को मिलते हैं। इनकी जो एग्जिस्टेंस है हमारे यहाँ मॉलिक्यूल्स के रूप में, वो अलग अलग टाइप्स के हैं। कहीं हमको मिलता है H2 के रूप में, जैसे हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा कैसे मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म मिलेगा H2 के। ऑक्सीजन हमेशा कैसे मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, O2 के फॉर्म में, कभी ऑक्सीजन के रूप में नहीं मिलता। तो उन्हीं को उनके ओटमोसिटी कहते हैं। सिंपल सी बात करें, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमोसिटी। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ना हमें एक मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के लिए, उसे कहते हैं एटमोसिटी। भाई जैसे मैंने आपसे बोला कि कभी भी आपको ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा कैसे मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। नाइट्रोजन कभी आपको अकेला नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो ये इसकी एटमोसिटी है कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम्स आपको चाहिए, दैट इज नोन एज एटमोसिटी। और कई टाइप्स के होते हैं, जैसे समझते हैं इस टेबल के द्वारा। टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ नॉन मेटल और मेटल के मैंने एग्जांपल शो करें इसमें। जैसे अगर मैं नॉन मेटल देखूं, पहले आर्गन की बात करते हैं। आर्गन एक ऐसा है जो अकेला मिलता है, जो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में, अकेला आपको AR मिल जाएगा। तो जो अकेला मिल रहा है, जिसको किसी और के साथ कंबाइंड होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बोलते हैं मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल हो। हीलियम अकेला मिलेगा, ये भी मोनोएटॉमिक कहलाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या आपको अकेला मिलेगा, नहीं, ऑक्सीजन हमेशा क्या मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में, O2 के रूप में ही मिलेगा। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डायटोमिक। सेम हाइड्रोजन क्या अकेला मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसे भी क्या बोलेंगे हम, डायटोमिक। क्या नाइट्रोजन अकेला मिलेगा, नहीं, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा दूसरे नाइट्रोजन N2 के फॉर्म पे, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, डायटोमिक बोलते हैं। चलिए फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस तो ऐसा है जो अकेला दुगना नहीं मिलेगा, कम से कम 4 मॉलिक्यूल होने चाहिए फास्फोरस के लिए, तब जाके ये F4 की पोजीशन में मिलता है। इसलिए इसको हम 4 फास्फोरस कहते हैं, यानी कि पॉली भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है, 4 एटम्स के साथ मिलता है ये हमें फास्फोरस। सेम ऐसे ही सल्फर की बात करते हैं। सल्फर तो 8 के साथ मिलता है, अकेला कंबाइंड नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। S8 चाहिए तो उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। तो ये दोनों पॉलीएटॉमिक हो गए हमारे, फास्फोरस भी और हमारा ये सल्फर भी, सब पॉलीएटॉमिक है। चलो कुछ एटम्स के एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एटम से देखो, सोडियम को देखो, सोडियम अकेला मस्त घूम रहा है, इससे जरूरत नहीं है किसी के साथ, अकेला घूम रहा है मस्त, तो ये मोनोएटॉमिक हो गया। आयरन Fe अकेला घूम रहा है, मोनोएटॉमिक हो गया। एल्युमिनियम अकेला घूम रहा है, मोनोएटॉमिक हो गया। कॉपर क्या है, अकेला घूम रहा है, मोनोएटॉमिक। मतलब जो अकेला घूम सकता है, ऐसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तो वो मोनोएटॉमिक है। जो अकेला नहीं घूम सकता, उसको एक ना एक एलिमेंट चाहिए, तो वो हो गया हमारा डायटोमिक। और जो बहुत सारे एलिमेंट के साथ ही रहना चाहता है, वो हो गया पॉलीएटॉमिक। क्लियर हो चुका है। तो सिंपल सा है, ये एग्जिस्टेंस है मॉलिक्यूल की, जिसे हम एटमोसिटी कहते हैं। चलिए
तो ये हमारा लेक्चर था आज का, जिसमें हमने बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में जाना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम जानेंगे आयंस किस तरीके से लगाते हैं इनके ऊपर, इनकी वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, फॉर्मूले कैसे, जैसे हम H2O CaCO3 हमने फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला बना कैसे वो समझेंगे हम। फिर इनका कुछ मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे, कैसे निकालता है, इनका मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल को शेयर करना और अपने दोस्तों तक भी इनको पहुंचाना, क्योंकि आपको बताना उन्हें कि महर्षि पे स्टार्ट हो चुका है उड़ान मैच 2022-23। चलिए जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।